नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का माजिसा एजुकेशन में। तो दोस्तों आज बात करते हैं लैब असिस्टेंट जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें आपके एग्ज़ाम 2 शिफ्ट में था। तो ऑब्वियसली सीधी सी बात है कि नॉर्मलाइजेशन होगा, ठीक है, वो तो होना ही है, लेकिन कैसे होगा, क्या फार्मूला अप्लाई होगा, उसके ऊपर अपन बात करेंगे, ठीक है। पहले तो बात मैं आपको बता दूं कि आपको पता हो तो 28 और 29 इनमें फर्स्ट पेपर, फिर 28 सेकंड पेपर, 29 का फर्स्ट पेपर और 29 का सेकंड पेपर, ऐसे एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है। अब ऑब्वियसली बहुत सारे बच्चों को ये भी डाउट है कि सर ये सभी मिला के नॉर्मलाइजेशन या स्केलिंग होगी या फिर एक एक करके। तो देखो कैसे होगा, एक एक पेपर के हिसाब से नॉर्मलाइजेशन या स्केलिंग होगा। पहली बात तो मैं बता दूं कि मैं नॉर्मलाइजेशन या स्केलिंग 2 शब्द काम में क्यों ले रहा हूँ एक साथ, क्योंकि देखो अपन बात तो बोल रहे हैं नॉर्मलाइजेशन, इवन पटवारी के लिए भी बात बोली जा रही है नॉर्मलाइजेशन, लेकिन मैंने पटवारी का रिजल्ट देखा तो वहाँ नॉर्मलाइजेशन शब्द कहीं भी मेंशन नहीं है, वहाँ लिखा हुआ है स्केलिंग फार्मूला, वहाँ लिखा हुआ है स्केलिंग फार्मूला। और यही एजुकेशन बोर्ड आपका भी एग्जाम लिया है, तो यही फार्मूला अप्लाई होगा, सीधी सी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। फार्मूले भी बदलते हैं नहीं। तो जो 28 का जो एग्ज़ाम हुआ साइंस वालों के, दूसरा 29 का हुआ, तो 28 में जो पहला है पेपर और 29 का पहला पेपर, इनका आपस में क्या होगा, स्केलिंग या नॉर्मलाइजेशन जो भी आप बोलो, ठीक है। फिर इसका स्केलिंग या नॉर्मलाइजेशन होगा। ऐसा नहीं होगा कि इन दोनों को मिला के फिर उनका स्केलिंग या नॉर्मलाइजेशन करेंगे, नहीं, अलग अलग पेपर का किया जाएगा, समझ गए। पहले पेपर का अलग नॉर्मलाइजेशन होगा, दूसरे पेपर का अलग नॉर्मलाइजेशन होगा, ठीक है, समझ गए। पहले पेपर का अलग नॉर्मलाइजेशन, दूसरे पेपर का अलग नॉर्मलाइजेशन। फिर बात आती है कि सर स्केलिंग और नॉर्मलाइजेशन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो जहाँ तक देखें तो इनमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, छोटा सा डिफरेंस है। मैंने भी समझने की कोशिश की, थोड़ा बहुत मैं समझ नहीं पाया जल्दी से इतना, ठीक है। और ऐसे देखें तो मतलब इतनी अपने ज़रूरत है भी नहीं। क्यों? क्योंकि इसलिए साफ साफ लिखा हुआ है स्केलिंग। मैंने जब पटवारी का रिजल्ट दिखा तो पटवारी के रिजल्ट के नीचे स्केलिंग फार्मूला लिखा हुआ है, ना कि नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, अपन सब बोलने में बोल रहे हैं नॉर्मलाइजेशन, लेकिन रियल में फार्मूला किसका लिखा हुआ है, स्केलिंग का। शब्द भी स्केलिंग का में लिया गया। मुझे नहीं पता ये स्केलिंग का फार्मूला है नॉर्मलाइजेशन का है, कोई नहीं पता, ठीक है। इतना मुझे डेप्थ में जानने की जरूरत भी नहीं है और आपको भी जरूरत नहीं है, लेकिन इतना अपने को पता है कि भाई जो पटवारी का एग्जाम किसने लिया था, अधीनस्थ बोर्ड ने। लैब असिस्टेंट का एग्जाम किसने लिया, अधीनस्थ बोर्ड ने, ठीक है। कभी मैं इसको सही ढंग से समझ के, अगर आपको अंतर समझना ही है कि सर स्केलिंग और नॉर्मलाइजेशन में डिफरेंस क्या होता है, तो मैं खुद समझ के पहले आपको समझा दूंगा, क्योंकि ऑब्वियसली मुझे पता नहीं है। लेकिन इसका डिफरेंस बहुत ही माइनर डिफरेंस, छोटा सा अंतर होता है, ठीक है, छोटा सा मतलब डिफरेंस, कोई ज़्यादा मतलब बहुत बड़ा अंतर नहीं होता, छोटा सा अंतर होता है। लेकिन उसको समझ पाना थोड़ा सा, मतलब एक जो मास्टर हो ना जिसमें डाटा एक्विजिशन, यानी कि जो मतलब डाटा हैंडलिंग करता हो चीज़ें, उनको थोड़ा पता होता है अच्छे से। चलो, अपने को मेन मतलब है इससे स्केलिंग फार्मूला से। अब ये फार्मूला कैसे अप्लाई होगा, ये फार्मूला कैसे अप्लाई होगा ये समझो। सबसे मेन तो यही है, ठीक है, सबसे मेन तो यही है। अब देखो ये फार्मूला है S इक्वल टू कैपिटल MT प्लस XI माइनस MI सिग्मा I और सिग्मा T, ठीक है। इसको सिग्मा बोलते हैं, साइंस वालों को पता होगा मोस्टली, और वैसे भी वीडियो ये साइंस वालों के ही है तो इनको पता होगा, इसको सिग्मा बोलते हैं। अब S क्या है, स्केल्ड स्कोर ऑफ ए कैंडिडेट का स्केल्ड स्कोर। S क्या है, स्केल्ड स्कोर ऑफ ए कैंडिडेट। S कैंडिडेट का स्केल्ड स्कोर, यानी कि भले बोले कि भाई नॉर्मलाइजेशन या स्केलिंग के बाद कितना उसका स्कोर होगा, वो वाला है। MT क्या है, मीन ऑफ कंबाइंड स्कोर, यानी कि जो टोटल स्कोर आ रहा है उसका मीन, यानी कि एवरेज। MI मीन ऑफ ith शिफ्ट, यानी कि उस पर्टिकुलर शिफ्ट का एवरेज है। यह है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ कंबाइंड स्कोर। सिग्मा I है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ith शिफ्ट, और XI क्या है, रॉ स्कोर ऑफ कैंडिडेट इन ith शिफ्ट। अब देखो मैं आपको सब चीज़ें समझाता हूँ क्या कैसे होता है, ठीक है।
एम तो होता है मीन, मीन तो होता है एवरेज, आपको पता हो तो। मीन क्या होगा? एवरेज, ठीक है, औसत। ठीक है, एक तो औसत लेंगे मीन ऑफ कंबाइंड स्कोर, यानी कि भाई अगर पहले पेपर की बात करें, मैंने कहा ना अलग अलग स्केलिंग हुई, पहले पेपर की बात करें तो 28 और 29 इन दोनों बैच के टोटल मार्क्स अपॉन इन दोनों ही शिफ्ट के टोटल बच्चे, उनको डिवाइड करके एवरेज निकाल, वो आएगा टोटल एवरेज। और एम आई आएगा मीन ऑफ ith शिफ्ट, यानी कि 28 के, फॉर एग्जांपल अगर 28 में x बच्चों ने भाग लिया, 29 में y बच्चों ने भाग लिया, ठीक है, और इनके जैसे कि 28 में जो टोटल मार्क्स बने वो a बने, 29 में टोटल मार्क्स कितने b बने, ठीक है, तो क्या करेंगे वो mt क्या होगा? a प्लस बी अपॉन एक्स प्लस वाई, ये तो क्या टोटल का एवरेज। जब ये बात करेगी भाई 28वें शिफ्ट की, उस पर्टिकुलर शिफ्ट की, तो वो होगा a अपॉन एक्स, ऐसे, ठीक है। तो ये तो है मीन्स ऑफ कंबाइंड स्कोर, ये है मीन ऑफ ith शिफ्ट। xi क्या है? रॉ स्कोर ऑफ कैंडिडेट इन ith शिफ्ट, यानी कि भाई उस रॉ स्कोर क्या बन रहा है, यानी कि विदाउट स्केलिंग या नॉर्मलाइजेशन के नंबर कितने आ रहे हैं, वो होता है रॉ स्कोर ऑफ कैंडिडेट इन ith शिफ्ट। चलो मीन तो आपको पता है, एक आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन रहा होगा कि सर ये स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है। देखो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, पहले तो आपको निकलना होता है एवरेज, औसत। क्या निकलना होता है? ऐसा औसत। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने माना कोई 4 बच्चे हैं, मैंने माना x1 x2 x3 और x4, ठीक है, इन जैसे 4 बच्चों के ये मार्क्स आ रहे हैं x1 x2 x3 और x4, तो इसका औसत तो क्या होगा? औसत होगा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4/4, ये हो गया औसत। अब होता है एक चीज़ आती है डेविएशन, वो डेविएशन होता है d बराबर x1 माइनस एक्स बार, इसको बोलोगे d1। ऐसे कैसे कि d2 निकलता है x2 माइनस एक्स बार, d3 निकलता है x3 माइनस एक्स बार, ऐसे। तो ऐसे करके d4 जो भी होता है वो ऐसे निकालते हैं। फिर ये हो गया डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? SD, वो होता है रूट ऑफ समेशन ऑफ डी स्क्वायर, समेशन ऑफ डी स्क्वायर, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि सारे डी स्क्वायर को जोड़ दो, यानी कि d1 का स्क्वायर, d2 का स्क्वायर, d3 का स्क्वायर बट्टा कुल जो बच्चे होंगे, जो भी n संख्या है, यहाँ पे 4 है, चलो 4 लिख दिया। तो ऐसे करके कोई स्टैंडर्ड डेविएशन निकलता है, ठीक है। खैर उसको इतना समझाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं चाहूँ तो आपको अच्छा समझा सकता हूँ, ठीक चीज़ें मेरी अच्छी पड़ी हुई है, ठीक है। तो ऐसे निकलता है स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, इस प्रकार से। पहले निकालते हैं मीन से निकालते हैं डेविएशन, और डेविएशन से ये होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये आपके कुल मिला के फॉर्मूला बनेगा ऐसा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस फॉर्मूले में ध्यान से देखो, ये तो क्या है? एमटी, टोटल एवरेज, टोटल एवरेज, टोटल एवरेज। मैंने माना कि कोई बच्चा है 28 का, राम कुमार नाम है जिसका, उसका अपने को कभी टोटल मार्क्स उसके कितने आ रहे हैं वो निकालना। वो क्या करेंगे उसके लिए? तो राम कुमार के भी बात करेंगे फर्स्ट शिफ्ट के मार्क्स की, क्योंकि हर एक शिफ्ट का अलग अलग होगा, यानी फर्स्ट शिफ्ट का स्केलिंग अलग होगा और सेकंड शिफ्ट का स्केलिंग अलग होगा। तो फर्स्ट शिफ्ट की बात करें तो भाई जैसे कि माना कि भाई 28 और 29 में दोनों में मिला के जो बच्चे बैठे उनके टोटल मार्क्स का जो टोटल एवरेज है वो लिखा जाएगा यहाँ पे MT प्लस XI कि राम कुमार के 28 की पहली शिफ्ट में कितने मार्क्स आ रहे हैं, माइनस उस पर्टिकुलर शिफ्ट में सारे बच्चों का एवरेज मार्क्स क्या है, वो MI। उसी प्रकार उस पर्टिकुलर शिफ्ट का स्टैंडर्ड डेविएशन और टोटल दोनों 28 और 29 का मिला के स्टैंडर्ड डेविएशन। समझ गए? तो यहाँ से देखो एक बात समझ में आ रही है कि अगर देखो XI माइनस MI, यदि राम कुमार का स्कोर इसके जो ये जो उस दिन का जो एवरेज है, राम कुमार का स्कोर यदि उस दिन के एवरेज से लेस है, कम है, ठीक है, तो देखो यहाँ जैसे कि ये कम होगा तो ऑब्वियसली ये पूरा पार्ट किस में आएगा? माइनस में। पूरा पार्ट किस में आएगा? माइनस में आएगा। तो MT में से कुछ ना कुछ माइनस हो जाएगा, MT में से कुछ ना कुछ माइनस हो जाएगा, ठीक है, समझ गए? ये MT में से कुछ ना कुछ माइनस हो गया। अब ये कब होगा कि जब ये वाला स्कोर कम है और ये वाला ज़्यादा है, यानी कि उस दिन का एवरेज ज़्यादा है। उस दिन का यदि एवरेज ज़्यादा आ रहा है और आपके मार्क्स कम आ रहे हैं तो माइनस हो गया। अब यदि ये मान लो
कि उस दिन का यदि एवरेज ही कम है, उस दिन का एवरेज कम है, ठीक है, कि आपने भाई 28 दिया, 29 दिया, ऑब्वियसली अपने को पता है कि 29 का एवरेज थोड़ा कम होगा, तो 29 का एवरेज कम होगा तो ये संख्या किस में जाएगी, पॉजिटिव में जाएगी, ठीक है। तो कुल मिला के कुछ ना कुछ संख्या में मार्क्स में बढ़ोतरी होगी, ठीक है। ये बाकी चीज़ें इनका भी मैटर करेगा, कितने बढ़ेंगे घटेंगे, ये समेशन ऑफ टी अपॉन समेशन ऑफ, कुल मिला के ये फॉर्मूला काम करेगा, समझ गए। वो कुछ ऐसी चीज़ नहीं है, कुछ लोग मतलब जैसे कि कोई बोल रहे सर सारे जो टॉपर है, ठीक है, 0.1% टॉपर लिए जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। फार्मूला देख लो, कोई बोल रहा है 1% टॉपर लिए जाएंगे, या फिर कोई वही बोल रहा है मेन टॉपरों के हिसाब से किया जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। क्योंकि मैंने बहुत सारी बातें देखी भी, बहुत सारे ऐसे कमेंट भी रीड किए, ठीक है, जिसमें ये बोला जा रहा था कि अगर सेकंड पेपर की बात करें तो सारे टॉपर नीट वाले होंगे, उन सभी के मार्क्स इक्वल होंगे, तो वहाँ कोई फायदा नहीं होगा। फर्स्ट पेपर की बात करें तो सारे बच्चे वो है जो उनके मार्क्स अच्छे आ रहे होंगे, जो RS का एग्जाम वगैरह दे रहे होंगे, तो वहाँ भी कुछ इतना फर्क नहीं पड़ेगा, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। सारे बच्चों को लेके ही फॉर्मूला लगाया गया है, ना कि कोई 0.1% बच्चे या 1% बच्चे, ध्यान रखना, समझ गए। तो ये कन्फ्यूजन आपके माइंड में नहीं रहना चाहिए, ये फार्मूला है। अब देखो इस फार्मूले के हिसाब से कितने, मुझे भी नहीं पता कि बच्चों के एवरेज मार्क्स क्या है, अपने को ये भी नहीं पता कि कितने बच्चे बैठे थे एग्जाम में, एग्जैक्ट वो भी नहीं पता, तो मैं ये नहीं बता सकता कि मतलब स्केलिंग में कितने आगे पीछे हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन मेरे ख्याल से ज़्यादा तो फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन मुझे उम्मीद लग रही है कि 5 से 10 मार्क्स के बीच में ऊपर नीचे चीज़ें हो सकती है, कितने, 5 से 10 मार्क्स के बीच में। चलो ठीक है, तो ये फार्मूला यही अप्लाई होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, यही फार्मूला अप्लाई होकर आपके भी लैब स्टैंड में स्केलिंग होगी, ठीक है। थैंक यू सो मच।